तो आज के इस वाले लेक्चर में हम जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये आखिरकार है क्या और इसका यूज हम अपने डेटा साइंस कोर्स के अंदर कैसे करने वाले हैं, हम इसमें कैसे कोड लिख सकते हैं एंड ऑल द यूज केस ऑफ जुपिटर नोटबुक एंड जुपिटर लैब। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आगे फटाफट से अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो बेस इन्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं करूंगा कॉन्डा ENV लिस्ट, जिससे मुझे सारे इन्वायरमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा जो कि मैंने आज तक बनाए हैं। पिछली वीडियो में हमने 2 इन्वायरमेंट क्रिएट किए थे, एक मनीष ENV एंड एक दूसरा न्यू ENV। अभी के लिए मैं करता हूँ कॉन्डा एक्टिवेट मनीष ENV एंड तुम लोग देख सकते हो हमारा मनीष ENV इन्वायरमेंट बन चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर जनरेट कर लेता हूँ लाइक mkdir प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है प्रोजेक्ट नाम का और उसके अंदर मैंने सीडी करके एंटर कर लिया है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे यूआरएल के सामने प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हम इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं सर्च करके दिखाऊँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट सर्च करूँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक न्यू फ़ोल्डर बन चुका है अभी के टाइम का। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो अब जितना भी हम कोड लिखने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर लिखेंगे। किसका कोड? अपने मनीष ENV, मतलब इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का कोड हम अपने इस फ़ोल्डर के अंदर लिखना चाहते हैं जिसका नाम प्रोजेक्ट है। सिर्फ़ मैंने यही किया है अब तक। सो हमें सबसे पहले जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड होती है कॉन्डा इंस्टॉल नोटबुक। जैसे ही मैं ये लिखूँगा मेरे इस पर्टिकुलर वर्ज़न के अंदर तुम लोग देख सकते हो जुपिटर नोटबुक जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। फटाफट से इसे इंस्टॉल होने देते हैं। सो फाइनली हमारा जो जुपिटर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें जुपिटर को रन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा जुपिटर नोटबुक। सो या जैसे ही तुमने देखा मैंने टर्मिनल के अंदर लिखा था जुपिटर नोटबुक, ये ओपन हो चुका है। तुम लोग देख सकते हो ये हमारे ब्राउज़र के अंदर ओपन हुआ है। अब यहाँ पे मैं देख सकते हो यहाँ पे एक सिंपल सा हमें एक इंटरफ़ेस देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट खुल चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट खुल चुका है जिसके अंदर तुम्हें एक सेल देखने को मिल रहा होगा। यस, इस पर्टिकुलर लाइन को हम लाइन नहीं बोलते, यहाँ पे हम इसे सेल बोलते हैं। यहाँ पर जो है अगर मैं इसका जो नाम है अभी अनटाइटल, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो या मैंने अपनी जुपिटर की पहली नोटबुक बना ली है, कांग्रेचुलेशन, जिसका नाम लिखा है मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो बेसिकली हम इसका यूज़ कर क्यों रहे हैं? तो जो जुपिटर है हम इसके अंदर सेल बाय सेल कोड को रन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, प्रिंट सब्सक्राइब, और अगर मैं इसे कमांड डाल के एंटर करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट आ गया सब्सक्राइब। यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लिक टू ऐड एंड सेल, अगर मैं इस पे क्लिक करते जाऊँ तो नए-नए सेल ऐड होते जाएँगे। और यहाँ पे जैसे ही मैंने इस सेल को एग्ज़ीक्यूट करा, इसे एक नंबर असाइन हो चुका है। नंबर क्या असाइन हुआ है इसे? नंबर 1। अगर मैं अगले सेल में लिखूँ प्रिंट अगेन, सो क्या लगता है तुम्हें क्या रन होने वाला है? आइडियली केस में हमें 2 चीज़ें प्रिंट होके मिलनी चाहिए, एक सब्सक्राइब और दूसरा अगेन, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर मैं सब्सक्राइब वाले एक सेल के ऊपर जाके इसको कमांड रिटर्न दबाऊँ, कमांड एंटर करूँ, तो यहाँ पे सिर्फ़ ये वाला सेल एग्ज़ीक्यूट हुआ। और अगर मैं अगेन वाले पे जाऊँ, तो बताओ कौन-सा होगा? तुम अपने अकॉर्डिंग बताओ। क्या कह रहे हो? दोनों एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे? नहीं, दोनों एग्ज़ीक्यूट नहीं होने वाले। अगर मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँ, तो खाली सिर्फ़ ये वाला सेल एग्ज़ीक्यूट होगा। और ये एक बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर है जो जुपिटर नोटबुक हमें प्रोवाइड करता है। हम इसके थ्रू कोड को चंक बाय चंक रन कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लॉजिक लिख सकते हैं लाइक a इज़ इक्वल्स टू 0, b इज़ इक्वल्स टू 1 एंड फाइनली a प्लस b। और अगर मैं इसको रन करूँ, तो आंसर में क्या मिला हमें? 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोबारा इनिशियलाइज़ कर दूँ a को एज़ अ 1, और अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले ब्लॉक में c इज़ इक्वल्स टू 2 लिख दूँ, तो क्या इससे कहीं भी फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, इससे कहीं कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मान लें यहाँ पे मैंने इस वाले सेल के अंदर c को 2 इनिशियलाइज़ कर दिया, अगले वाले सेल में मैंने c को 3 लिख दिया है और इसको भी रन कर दिया है, और मैं लिखूँ यहाँ पे एक और वेरिएबल को हम असाइन कर लेते हैं v इज़ इक्वल्स टू 3। बी को भी मैंने रन कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँ C प्लस बी। तो तुम लोग बताओ मुझे क्या आउटपुट आएगा? कि यहाँ पे
2 + 3 5 हो जाएगा। क्या ऊपर वाले सी को प्लस करेंगे या नीचे वाले सी को? जल्दी से बताओ। कमेंट में ज़रूर से लिख देना इसका आंसर, जो भी तुम्हारा हो, चाहे सही हो या गलत। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो आंसर आया 6। इसने नीचे वाले सी को लिया। अब तुम बोलोगे भैया ऐसा ही तो होता है यार, हमेशा हम जो लेटेस्ट असाइन करते हैं हम वेरिएबल को वैल्यू वही तो प्रिंट होती है। लेकिन अगर मान लो मैं 2 वाले ब्लॉक पे जाऊँ और इसको एक बार रन कर दूँ, और अब मैं सी प्लस प्लस को रन करूँगा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो आंसर 5 आया। इससे इससे कोई भी मतलब नहीं कि कौन-सा कोड पहले लिखा गया है या कौन-सा कोड बाद में। जुपिटर नोटबुक इस लॉजिक पे काम करती है कि कौन-सा चंक ऑफ कोड सबसे लेटेस्ट रन हुआ है। यहाँ पे तुम देख सकते हो रनिंग के साथ-साथ इन्हें एक नंबर भी असाइन हो रहा है। ये नंबर जितना बड़ा होगा, इसका मतलब है उतना लेट ही ब्लॉक को एग्ज़ीक्यूट किया गया है। कन्फ्यूज़ हो रहे हो? सारा कन्फ्यूज़न अभी मिटा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मनीष। इसकी वैल्यू है 10। इसको मैं ऐड न्यू सेल कर देता हूँ यहाँ पे और इसमें लिखता हूँ मैं मनीष 2, जिसकी वैल्यू है 5। मैंने अभी दोनों में से किसी को भी रन नहीं करा और यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई है। अगर मैं मनीष 10 को रन करूँ, तो इसकी वैल्यू 23 है। ओके, और अगर मैं नीचे वाले को रन करूंगा तो इसकी वैल्यू 24 हो जाएगी। सो ये वैल्यूज़ क्या दर्शाती हैं कि किस क्रम में हमने कोड को एग्ज़ीक्यूट किया है। हमने सबसे पहले 22 वाले को एग्ज़ीक्यूट करा, फिर 23 वाले को एग्ज़ीक्यूट करा, फिर 24 वाले को। अगर मैं दोबारा से इसे एग्ज़ीक्यूट कर दूँ, तो इसकी वैल्यू 25 हो गई। मतलब नीचे जो लेटेस्ट था पहले 24 वाला था, अब उससे भी लेटेस्ट ये दोबारा से एग्ज़ीक्यूट हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 25। सो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न फ़ील हो रहा है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ होना, जैसे-जैसे हम कोड को लिखते जाएँगे, हम आगे बढ़ते जाएँगे, तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और अगर मान लो यहाँ पे मैं तुमको और भी कुछ फीचर्स दिखाता हूँ इसके, इसमें हम मार्कडाउन भी लिख सकते हैं। मार्कडाउन लाइक यहाँ पे तुम जाओगे और यहाँ पे मार्कडाउन क्लिक कर दो। एक सेकंड में नया सेल बनाता हूँ और इसको लिख देता हूँ एज़ अ मार्कडाउन। अब मार्कडाउन लिख दिया तो मैं अगर हैशटैग लगा के लिख दूँ हेडिंग और मैं एंटर करूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे एक हेडिंग लिखी आ चुकी है। भाई कोड के अंदर हम साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं बहुत सुंदर तरीके से। नॉर्मली भी हम कोड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कमेंट्स लिख के, पर वो इतना सुंदर नहीं होता। हम पर्टिकुलरली यहाँ पे मार्कडाउन लिख सकते हैं पूरी की पूरी। मान लो इसको मैं मार्कडाउन बना दूँ एक और लिख दूँ वी विल यूज़ दिस अमेजिंग आईडीई नेम्ड जुपिटर इन आवर कोर्स। तो देख सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलर एक सुंदर सी लाइन बन के आ चुकी है भाई, जो कि देखने में विजुअली काफ़ी अपीलिंग लगती है। और इसके साथ-साथ हम ईज़िली अपने कोड को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं हेडिंग्स के थ्रू, पैराग्राफ्स के थ्रू, बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, और ये बहुत ज़्यादा ईज़ी बना देता है डॉक्यूमेंटेशन को। तो इसीलिए भी डेटा साइंटिस्ट की पहली पसंद होती है भाई जुपिटर। अब तक तुम लोगों को इसके काफ़ी सारे फीचर्स समझ में आ चुके होंगे। हम मार्कडाउन को बीच में ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को बीच में ऐड कर सकते हैं, वो भी ब्यूटीफाई करके। हम कोड को चंक बाय चंक रन कर सकते हैं, देख सकते हो तुम। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, तुम लोगों ने देखा उल्टे-सीधे नंबर हो चुके हैं। हमने कभी किसी ब्लॉक को रन किया, कभी किसी ब्लॉक को रन किया। आइडियली हम ऐसा नहीं करने वाले। आइडियली क्या है, हम लाइन वाइज़ ही तो कोड को रन करेंगे, क्योंकि हम लाइन वाइज़ ही कोड को लिखेंगे। तो अभी मैं इसे ठीक कैसे करूँ? इसके लिए मैं पता है क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं कर्नेल पे जा सकता हूँ और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ रीस्टार्ट कर्नेल एंड रन ऑल सेल्स। अब मैं जैसे ये करूँगा, तुम देख सकते हो सारे हमारे जो भी सेल्स थे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो चुके हैं। सबसे पहला ये, फिर ये, फिर ये, नंबरिंग देख सकते हो बिल्कुल लाइन से आ चुकी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं हम जुपिटर को। और मैं इसमें तुम्हें एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर मैं फाइल्स के ऊपर जाऊँ, अगर मैं जुपिटर पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो i.ipynb है। नॉर्मली जब हम बीएस कोड वगैरह के अंदर पाइथन इंस्टॉल करके प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी एक्सटेंशन py होती है। लेकिन जुपिटर नोटबुक के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके एक्सटेंशन का नाम होता है .ipynb। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आईपाइथन नोटबुक, जो कि हम जुपिटर के अंदर सिर्फ बनाते हैं। तो ये एक इसका यूनिक फीचर है जो कि कर्नेल के द्वारा रन किया जाता है। एंड या इस तरीके से जुपिटर नोटबुक पूरा काम करती है। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और भी कुछ एसेंशियल चीज़ों के बारे में जानेंगे। और अगर तुम्हें इंटरफ़ेस से बिल्कुल भी डर लग रहा हो और तुम्हें कन्फ्यूज़िंग लग रहा हो, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। हम इसके अंदर काफ़ी सारा कोड करने वाले हैं। सो तुम लोगों को इसकी आदत हो जाएगी और तुम कसम से इसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे। यार ये बहुत मस्त आईडीई है। तो अब हमने बात कर ली है जुपिटर नोटबुक की, लेकिन हमें एक और टॉपिक के बारे में बात करनी है जिसका नाम है जुपिटर लैब। तो जल्दी से चलते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूँ, जब तक यहाँ पे एक सर्वर रन हो रहा है,
तब तक ही हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी जुपिटर नोटबुक को चला सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आगे कंट्रोल सी कर दूँ और अपने टर्मिनल को बंद कर दूँ, तो देखना यहाँ पे क्या होगा। मैं रिलोड करूँगा और दिस साइट कांट बी रीच्ड, हमारी जो वेब ऐप थी वो बंद हो चुकी है। तो ऐसा मत करना कि यहाँ पे तुम रन करके बंद कर दो टर्मिनल को और फिर कहो भैया मेरी तो जुपिटर नोटबुक चल ही नहीं रही, मेरा तो लैपटॉप ही बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको लगातार उसे रनिंग में रखना होगा टर्मिनल को, तभी हम जुपिटर नोटबुक हो या जुपिटर लैब इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इंस्टॉल करेंगे कोंडा इंस्टॉल जुपिटर लैब विदाउट गैप। सो होपफुली डाउनलोड हो जाए फटाफट से। तो यहाँ पे जुपिटर लैब इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको हम रन करते हैं। अभी रन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगी। तो ये तुम देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा होगा। तो मैं वीएस कोड को देख के कुछ याद आ रहा है, जिस साइड में यहाँ पे हमें सारी फाइल शो हुआ करती थी और राइट साइड में हम अपने कोड को लिखते थे। कुछ वैसा ही इंटरफेस यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, जो कि आंखों को थोड़ा प्लीजिंग लगता है। अब यहाँ पे सिंपल मैं पाइथन 3 पे क्लिक करूंगा, मेरा न्यू प्रोजेक्ट बन चुका है। मैं यहाँ पे जाके इसको रीनेम कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके। रीनेम का ऑप्शन है, यस ये रहा। जुपिटर लैब, जुपिटर लैब। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक में, बस ये थोड़ा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगता है मुझे। तो हम जितना भी कोड लिखने वाले हैं वो सब कुछ हम जुपिटर लैब के अंदर लिखेंगे, ना कि जुपिटर नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है आई थिंक। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हमें और भी फीचर मिलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस करूँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमें टर्मिनल का फीचर भी प्रोवाइड होता है। मैं टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ। अब एक टैब में मेरे पास टर्मिनल है और एक टैब में अपनी मैं कोड लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली कोड लिखूँगा और अगर मुझे कोई टर्मिनल कमांड लिखनी होगी, तो मैं इस पर्टिकुलर टैब में आके टर्मिनल की कमांड भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली एक बात है, शायद बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी कर लिया होगा कि भैया ये टर्मिनल का जो एनवायरनमेंट है ये तो बेस है। सो या यहाँ पे जब हम टर्मिनल खोलेंगे उसका एनवायरनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट बेस ही रहने वाला है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं पहली बार यहाँ पे लिखूँगा कोंडा ईएनवी लिस्ट। सबसे पहले मैं अपनी सारे एनवायरनमेंट देख लूँगा। अब मुझे कौन से वाले एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है मैं ये देख लूँगा। तो मुझे अभी मनीष ईएनवी के अंदर काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कोंडा एक्टिवेट मनीष ईएनवी। अब मैं जैसे ही लिखूँगा तुम देख सकते हो हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके हैं। अब ईज़िली मैं यहाँ पे कोड को र लिख सकता हूँ, लाइक प्रिंट हेलो। और जैसे ही मैं रन करूँगा यहाँ पे ये रन हो जाएगा। तो देख सकते हो इतना भी ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ईज़ी है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से समझेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो कि जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब क्या होती है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ये कैसे अलग है नॉर्मल वीएस कोड के अंदर कोड लिखने से। भाई इसके अंदर हम चंक्स बाय चंक्स कोड को रन कर सकते हैं, मार्कडाउन्स को डाल सकते हैं। इसके अंदर हम आईपीवाईएनबी एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। जैसे टेक्स्ट की एक्सटेंशन होती है ना डॉट टीएक्सटी, एग्जीक्यूटेबल फाइल की होती है डॉट ईएक्सी, ऐसे ही जुपिटर नोटबुक्स की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट पीवाईएनबी, आई पाइथन नोटबुक। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होपफुली तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।